स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ। गुरुग्राम से बड़ी खबर। तेज बारिश से एक तरफ झुकी है 4 मंजिला इमारत। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। सेक्टर 47 में बिल्डिंग में दरार भी आ गई है। गिरने का डर बना हुआ है। पुलिस ने बिल्डिंग को खाली भी करवा लिया है। तो बिल्डिंग के आसपास के इलाकों को किया गया है सील। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। लगातार जो बारिश का सिलसिला है वो दिखाई दे रहा है और लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से तेज बारिश से 4 मंजिला इमारत झुकी है। गुरुग्राम से बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बिल्डिंग के आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। इमारत को खाली करा लिया गया है। गुरुग्राम से बड़ी खबर। सेक्टर 46 में बिल्डिंग में दरार आई है। गिरने का डर बना हुआ है। किसी भी वक्त कोई हादसा हो सकता है और साथ ही हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख सकते हैं। गुरुग्राम में आफत की बारिश जारी है लगातार और इसी कड़ी में बिल्डिंग में दरारें आई हैं और ये तस्वीरें आप देखिए। इस पूरी बिल्डिंग में ये दरारें दिखाई दे रही हैं। किसी भी वक्त ये इमारत गिर सकती है, जिसके चलते बिल्डिंग को भी खाली कराया गया है। आसपास के इलाकों को भी सील कर दिया गया है। यानी कि सीधे तौर पर जिस तरीके से तस्वीरों में दरारें दिख पा रही है, किसी भी वक्त कोई बड़ा हादसा हो सकता है। इसके चलते अब ये एक्शन लिया गया है। तेज बारिश से एक तरफ झुकी हुई है ये बिल्डिंग। तस्वीरों में आप देखिए दरारें आ चुकी हैं यहां पर। और सेक्टर 46 का ये पूरा मामला है। गुरुग्राम की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आफत की बारिश, लगातार जो बारिश है दिल्ली एनसीआर में जारी है। गुरुग्राम की तस्वीरों से हम आपको रूबरू करा रहे हैं कि किस तरीके से यहां पर लगातार आफत की बारिश के चलते बिल्डिंग में दरार आ गई है। एक तरफ जो ये इमारत है वो झुकी हुई नजर आ रही है। तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं। एक तरफ इमारत का जो झुकाव है वो देखा जा सकता है। हालांकि एक बड़ा हादसा ना हो, इसके चलते बिल्डिंग को खाली करा लिया गया है। आसपास के इलाकों को सील कर दिया गया है। लोगों को चेतावनी दे दी गई है। तो गुरुग्राम सेक्टर 46 का ये पूरा मामला। गुरुग्राम में आफत की बारिश जारी है। बिल्डिंग में ये दरार आई है। तमाम जानकारी के साथ हमारे संवाददाता देवेंद्र भारद्वाज हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। देवेंद्र, लगातार जो बारिश है वो आफत लेकर आ रही है। जहां एक तरफ हम सड़कों पर देख रहे हैं जल जमाव की समस्या, दूसरी तरफ राहगीरों को परेशानी, और अब जो तस्वीरें गुरुग्राम से निकलकर सामने आई है जहां पर इमारत ही एक तरफ झुकी हुई नजर आ रही है। बड़ा हादसा ऐसे में हो सकता है। देखिए, बिल्कुल जिस तरह की तस्वीर निकल कर आई, क्योंकि शहर के अलग अलग इलाकों में जल भराव की जो समस्या देखने को मिली, लेकिन इस वक्त मैं सेक्टर 46 की उसी इमारत के सामने खड़ा हूं जिसमें एक बड़ी दरार आने के बाद उस के आसपास के जो इमारतें हैं वहां से लोगों को बाहर निकाला गया है एहतियात के तौर पर, सुरक्षा के तौर पर, क्योंकि निर्माणाधीन ये इमारत है और 4 मंजिला ये इमारत है। और जिस तरह से इसमें दरार आई, क्योंकि कल देर रात से ही लगातार बारिश आ रही थी, उस बारिश के बाद अलग अलग इलाकों में जल भराव की एक बड़ी समस्या देखने को मिली। और यही नहीं, करीब 4 से 5 फीट तक पानी भरा रहा। हालांकि काफी मशक्कत के बाद उस पानी को निकाला गया, लेकिन अब फिलहाल जो तस्वीरें निकल कर आ रही हैं कि इस तरह से इमारतों में बड़ी दरार देखने को मिल रही है। और इसी को एहतियात के तौर पर जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन की तरफ से फिलहाल खाली कराया गया है। और कोशिश यही है कि आसपास के लोगों को पूरी तरह से ये कह दिया गया है कि आप यहाँ से इस इमारत के आसपास से दूर रहें, क्योंकि लगातार इस इमारत से पत्थर गिर रहे हैं और लगातार ये अपनी जगह छोड़ रही है। तो निश्चित तौर पर एक डर जरूर बन रहा है कि कहीं ये इमारत गिर ना जाए, और एहतियात के तौर पर यही बातें ध्यान में रखी गई। और फिलहाल इस इमारत के आसपास के इलाके को पूरी तरह से खाली कराया गया है। इस इमारत के अंदर जो मजदूर थे उनको भी बाहर निकाला गया है। और इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं खुद राजकुमार जी हैं, जो RWA प्रेसिडेंट हैं 46 के। उनसे ही जानते हैं सर, किस तरह की ये दिक्कतें और अब देखने को जो तस्वीर मिल रही है कि एक जल भराव की एक बड़ी समस्या का एक कारण जल भराव की समस्या का देवेंद्र जी, सबसे बड़ी प्रॉब्लम हमारे यहाँ पे आ रही है कि इंफ्रा की। एक्चुअली हुड्डा ने जो है FAR तो परचेज के लिए ऑफर कर दिया, बट इंफ्रा बिल्कुल जीरो है। आप देखिए 10 फीट के रोड है, लोगों ने कवर किए हुए हैं वो भी, और फ्लोर आपके 5 फ्लोर अलाउ कर दी, 4 फ्लोर प्लस स्टील। तो आप कहाँ ले जाएंगे इन बिल्डिंगों को? आपके पास इंफ्रा जीरो है। आपके 8 इंची पे सीवर चला रहे हो, सीवर ओवरफ्लो हो रहे हैं, वो कहीं ना कहीं आपके घरों में घुस रहे हैं। स्टॉर्म वाटर आपका घरों में घुस रहा है, तो आप इसको चलाएंगे कैसे? EDC IDC आप ले रहे हैं, वो आप खर्च नहीं कर रहे हैं उनके ऊपर।
जो ईडीसी आईडीसी लोगों से ले रहे हैं उसको खर्च कीजिए इंफ्रा के ऊपर। आप इंफ्रा दे नहीं रहे हैं और इस पे बिल्डिंगें खड़ी करवाने लग रहे हैं, तो ये आने वाले टाइम में ये समस्या हर रोज आएगी और ये हादसे बहुत बड़े हादसे को रूप धारण करेगी। विजेंद्र जी, पूरी तरह से बिल्डिंग के आसपास के इलाके को खाली कराया गया है? हाँ, बिल्डिंग के जो है ना, जिस तरफ बिल्डिंग का झुकाव है उन सभी मकानों को खाली करा दिया गया है। ठीक है जी। और बाकी सड़क के जो है ना, जितने भी रास्ते इधर से गुजरते हैं उनको ब्लॉक कर दिया गया है। ठीक है जी। चारों तरफ पुलिस का पहरा लगा हुआ है। लेकिन बारिश से पहले जो दावे किए जाते थे, क्या एक बड़ा कारण अब वो बन रहे हैं? यदि वो दावे और वादे पूरे कर लिए जाते तो शायद आज ये तस्वीर देखने को नहीं मिलती। एक्चुअल में देखा जाए तो पिछले 5-6 साल से हम देख रहे हैं कि दावे ही दावे होते रहे, और ये 2016 से भी कोई सबक नहीं सीखा है। उस टाइम पे डीसी भी हमारे यही थे, लेकिन आज कमिश्नर यही हैं। लेकिन क्या है कि दावे ही होते हैं, गुड़गांव के अंदर होता कुछ नहीं है। जगह जगह पर बिल्डिंगें धस रही, इनके पुल धस रहे हैं, पुल टूट रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा कि जिम्मेदार कौन है इस चीज़ के लिए। कोई भी अधिकारी है यहाँ से एक बार आ गया तो जाना पसंद करता ही नहीं, बार बार यहाँ पर आ जाता है, लेकिन पैसे की इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। देखिए प्रिया, बिल्कुल एक सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इसी शहर को स्मार्टेस्ट सिटी बनाने की बात कही जाती है। सबसे ज्यादा रेवेन्यू देता है ये शहर, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह की तस्वीर एक बारिश के बाद यहाँ देखने को मिलती है, इस साइबर सिटी की पूरी तरह से सूरत बदली नजर आती है। जी बिल्कुल देवेंद्र, और आप वहीं पर मौजूद है। एक बार फिर से आप हमारे दर्शकों को आसपास का दिखाइए, किस तरीके से हम देख पा रहे हैं कि वहां पर पानी का जो भराव है, जल भराव की समस्या भी वहां पर सीधे तौर पर देखी जा रही है। देखिए प्रिया, बिल्कुल पानी तो फिलहाल यहाँ से निकाल लिया गया है, लेकिन आसपास जो पूरी तरह से इस इमारत के बैरिकेड्स कर दिया गया है, क्योंकि लोग इस इमारत के आसपास ना आए, क्योंकि लगातार ये इमारत अपनी जगह छोड़ रही है। क्योंकि बराबर में जो इमारत है उससे सटी हुई थी, वहाँ काफी गैप देखने को मिल रहा है, एक बड़ी दरार यहाँ देखने को मिल रही है। नीचे जो दीवारें हैं, जो पिलर्स लगाए गए थे, वो पिलर्स भी अपनी जगह छोड़ चुके हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा खतरा है, और क्योंकि 4 मंजिल इमारत है ये, और यही है जी। प्रीति, देखिए कुछ और भी लोग हैं। सर, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि क्या हर बारिश में ही इस तरह के हालात यहाँ रहते हैं? देखो, वो तो प्रधान जी ने बता दिया जो होना था। मैं पड़ोसी हूँ, मेरा सामने मकान है, ठीक है। हम 10-12 परिवार जो है सुबह से 9 बजे के बाद में पुलिस वालों ने घर से बाहर निकाल रहे हैं। हम सड़कों में बैठे, अब हम कहाँ जाएं, कहाँ पे खाएं, कहाँ पे बाथरूम जाएं? कोरोना का बीमारी वही चल रहा है, ठीक है। हमारा क्या होगा? हमारे बारे में सोचा किसी ने? हम तो बाहर बैठे, सड़क पर बैठे, ना हमने सुबह से पानी पिया, ना हमने खाना खाया, नहाया तक नहीं है। हमें घर से बाहर भगा दिया। लेकिन आपकी सुरक्षा के लिए भी ये सुरक्षा, और मान लो मेरे को कोरोना हो गया, बीमारी से मर गया, क्या सुरक्षा होगी मेरी? मेरी छत होनी चाहिए ना, मेरे को पानी भी चाहिए, मेरे को बैठने की जगह भी चाहिए ना। ये वो होती है सुरक्षा। किसी को आपने घर से बाहर निकाल दिया, क्या उसको क्या सुरक्षा कहेंगे आप? वो देखता ना सही है। देखिए बिल्कुल, आपका घर कहाँ है? हाँ, वो ये बिल्कुल इसके सामने। हाँ, जो गिरेगा मेरे मकान पे गिरेगा ये। हमारे घरों पे गिरेगा। हाँ, अगर ये गिरेगा इधर को तो हमारे मकान पे गिरेगा। और हमें सुबह ही बोल दिया कि सारे किराएदारों को भी, हमें भी, सबको कि मकान खाली कर दो। हम खाली करके बाहर हैं घर से। बताओ कहाँ जाएं? सुबह से पानी नहीं, चाय नहीं, कुछ नहीं। देखिए प्रीति, बिल्कुल जिस तरह से जो आसपास का इलाका था उसमें जो मकान बने हुए हैं उनको खाली कराया गया है, और एहतियात के तौर पर उनकी भी एक परेशानी है कि वो लोग कहाँ जाएं। लेकिन फिलहाल अभी महत्व सबसे जो वाजिब बात है वो यही है, प्रशासन की तरफ से कहना है कि फिलहाल जो इमारत है वो उसका गिरने का डर है, और एहतियात के तौर पर इसलिए उसको खाली कराया गया है। देवेंद्र, क्या आपकी बिल्डिंग मालिक से कोई बातचीत हो पाई है? कितने वक्त से ये जो निर्माण कार्य है वो जारी है? देखिए बिल्कुल कोशिश करते हैं हम उनसे ही बात करने की, जो मकान मालिक हैं इसके। सर इधर एक बार प्लीज। देखिए अभी कुछ जो अधिकारी हैं प्रशासन के, वो उनसे बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि किस तरह का डिसीजन लिया जाए, क्योंकि जिस तरह से इमारत अपनी जगह छोड़ रही है, फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से ये जरूरी हो जाता है कि इमारत को यहाँ से किस तरह से रोका जा सके, या फिर इस तरह की परिस्थिति बनती है क्योंकि काफी बड़ी दरार है, तो उस बीच क्या निर्णय लिया जाए। तो अभी मकान मालिक के साथ यही बातचीत की जा रही है कि अभी जो कोशिश है कि किस तरह से इसको रोका जाए। और फिलहाल राजकुमार जी, कब से कंस्ट्रक्शन चल रहा था आपकी निगाह में, क्योंकि आप प्रेसिडेंट हैं? इसका 2 साल से चल रहा है इसका। आप एक लिमिट तो होती है ना, अब 2 साल से काम कर रहे हो उस पर, क्या हुड्डा को पता नहीं है। दूसरा क्या है कि आप एक चीज़ देखिए, इसमें हुड्डा भी इतना दोषी है जो नक्शे पास कर रहा है, जो कंप्लीशन दे रहा है। MCG उतना दोषी है जो मेंटेनेंस कर रहा है इसका। दोनों का इतने दोष है। मेंटेनेंस नाम पे बिल्कुल जीरो,
ठीक है। डेवलपमेंट के नाम पे हुड्डा फीस ले रहा है, मोटी मोटी फीस ले रहा है, ठीक है। कभी उन्होंने देखा है कि भी आप मलबा फीस जो आप ले रहे हो, मलबा उठ रहा नहीं उठ रहा है, वो मलबा वहीं पड़ा रहता है। मलबा पड़ा है, दूसरा मकान बनाएगा तो उसी का भी मकान बनाने लग जाएगा, वो धीरे धीरे पानी जाएगा उसके अंदर, नीम के अंदर। तो आप सोचिए ना, आप क्या कर क्या रहे हैं आप। गुड़गांव को डंपिंग स्टेशन बना रखा है इन्होंने, दोनों अथॉरिटी ने डंपिंग स्टेशन बना रखा है। सीवर यहाँ ओवरफ्लो हो रहे हैं। आप इनको सीवर की बोलते हैं तो कहते हैं कि भी GMDA वालों ने लाइन फुल चल रही है। हम जाएं कहाँ जाएं? पॉस एरिया को स्लम एरिया बना रखा है। देखिए प्रीति, एक सबसे बड़ी बात यह है कि जब ये सेक्टर बनाया गया था, सेक्टर शुरू हुआ था, तो उस वक्त 1 मंजिल की इमारत की अनुमति थी, 1 से 2 मंजिल यहाँ बनाई जा सकती थी। लेकिन जिस तरह से 4 फ्लोर की अब अनुमति मिली है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी एक बड़ा सवाल उठता है, क्योंकि सड़कें, सीवर उसी हिसाब से बनाए गए थे कि जो यहाँ की आबादी है। लेकिन लगातार जिस तरह से फ्लोर्स बढ़े तो आबादी भी बढ़ी, और यही एक कारण है कि सीवरेज की एक बड़ी समस्या आने लगी, पानी निकासी की एक बड़ी समस्या आने लगी। तो उस पर प्रशासन ने कोई कार्य नहीं किया, और ये एक बड़ा कारण है कि जो जलभराव का एक बड़ा कारण बनता है। फिलहाल जो यहाँ लोग हैं, जो RW प्रेसिडेंट हैं, उनका भी ये कहना है कि इसकी लगातार शिकायत प्रशासन को की जा चुकी है, लेकिन इसके बावजूद भी जिस तरह के काम होने चाहिए उस पर ध्यान नहीं दिया जाता। देवेंद्र, चलिए आपका शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तमाम अपडेट्स भी हम आपसे लेते रहेंगे। तो लोगों में डर और दहशत भी सीधे तौर पर दिखाई दे रहा है। वहीं खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे गुरुग्राम के इफ्को चौक पर तेज बारिश के चलते सड़क भी धंस गई है। आपको बता दें कि NH 48 पर सर्विस लेन के पास करीब 10 फीट सड़क धंस गई, जिससे कई गाड़ियां हादसे का शिकार होते होते बची है। मामले की सूचना मिलने पर मौके पर NHAI और पुलिस अधिकारी पहुंच गए हैं। फिलहाल सड़क धंसने की वजह बैरिकेडिंग कर दी गई है वहां पर, और उसी दौरान की तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आप देख सकते हैं सड़कें जो है वो धंसी हुई नजर आ रही हैं। तो साइबर सिटी गुरुग्राम में भारी बारिश से काफी नुकसान हुआ है। हम आपको 2 तस्वीरें भी दिखा देते हैं। पहली तस्वीर हम आपको दिखाएंगे NH 48 की, और तस्वीरें आप देख सकते हैं जहां पर सड़क धंसी हुई है। दूसरी तस्वीर की अगर हम बात करें तो गुरुग्राम के बस स्टैंड की ये तस्वीर है, जो कि बारिश के चलते लबालब भर गया है। तस्वीर आप देखिए, राहगीरों को कितनी दिक्कत हो रही होगी, और आप तस्वीर में भी देख सकते हैं कि बस वहां पर फंसी हुई नजर आ रही है। 3 से 4 फीट तक का जो पानी है वो सड़कों पर दिखाई दे रहा है। राहगीरों को, वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। गुरुग्राम की पहली तस्वीर, सड़क धंसी है यहाँ पर। हालांकि अब यहाँ पर बैरिकेडिंग कर दी गई है ताकि लोगों को परेशानी ना हो। गुरुग्राम में 2 दिन की बारिश ने ही पूरे शहर को बेहाल कर दिया। जगह जगह जल भराव की समस्या का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। इस वक्त मैं मौजूद हूँ गुरुग्राम के सेक्टर 15 पार्ट 2 में। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि रोड पर लबालब पानी भरा हुआ है। पूरी तरह से यहाँ जो पानी अब काफ़ी कम है, लेकिन इससे पहले सुबह जब बारिश हो रही थी उस वक्त यहाँ पानी करीब 3 से 4 फीट गहराई में भरा हुआ था। फिलहाल जिस तरह की परिस्थितियाँ बनी हुई हैं उसको लेकर जिला प्रशासन दावे तो करता है कि पानी निकासी के पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन फिलहाल जो परिस्थितियां बनी हुई हैं उस बीच जिस तरह से जो पानी निकासी होनी चाहिए वो नहीं है, और यही एक कारण है कि लोगों को इस परेशानी से दो चार होना पड़ता है। फिलहाल जिला प्रशासन, नगर निगम की तरफ से दावे किए जा रहे थे कि पानी निकासी के पूरे प्रबंध किए गए हैं, लेकिन जो परिस्थितियां शहर के अंदर बनी हुई हैं, अलग अलग इलाकों में जल भराव की समस्या उत्पन्न हुई, और जो बारिश है वो करीब 195 mm बारिश नोट की गई है। और यही एक कारण है कि बारिश लगातार जिस तरह से आ रही थी और कल से रुक रुक कर जो बरसात हुई है उसके कारण शहर के अलग अलग इलाकों में जलभराव की समस्या उत्पन्न हुई है। क्योंकि यदि सही प्रबंध जल निकासी के होते तो शायद इस तरह की तस्वीर ये देखने को नहीं मिलती। गुरुग्राम से कैमरामैन जगदीश तोमर के साथ देवेंद्र भारद्वाज। वहीं हरियाणा के भी कई जिलों में बारिश जारी है। दिल्ली से सटे जिलों में भारी बारिश ने किसानों के चेहरे खिला दिए हैं। जानकारी की अगर बात करें हम तो बारिश से किसानों की धान और कपास की फसल को काफी फायदा होगा। हम आपको 3 तस्वीरें दिखा रहे। पहली तस्वीर पलवल की है, दूसरी सिरसा की और तीसरी तस्वीर फरीदाबाद की। आप देख सकते हैं हालांकि लोगों को थोड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पलवल की तस्वीर आप देखिए, यहाँ पर सड़कों पर नाव चलाते हुए लोग कैमरे में कैद किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सड़कें जो हैं वो लबालब जल से भरी हुई हैं, पानी से
भरी हुई है। दूसरी तस्वीर सिरसा की हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ भी भारी बारिश देखने को मिली है। और फरीदाबाद की तस्वीर आप देखिए, 3 से 4 फीट तक का जो पानी है वो सड़कों पर भर गया है। लेकिन किसानों के चेहरे पर खुशी है, कहीं ना कहीं उनकी फसलों के लिए ये बारिश बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। लेकिन लोगों को खासा परेशानी, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। विशेषकर राहगीरों को, वाहन चालकों को काफी ज्यादा परेशानी हो रही है। सड़कों पर पानी, जल भराव की जो समस्या है वो देखने को मिल रही है। कई जगहों पर जाम की समस्या भी देखने को मिली। वहीं हरियाणा समेत दिल्ली एनसीआर में पिछले 2 दिनों से हो रही बारिश ने मौसम का मिजाज बदल कर रख दिया है। भिवानी जिले में बारिश से किसान काफी खुश हैं, तो वहीं जल भराव से लोगों की दिनचर्या रुकती नजर आ रही है। बारिश फसलों के लिए वरदान साबित होगी। पिछले 2-3 रोज से लगातार रुक रुक हो रही बारिश की वजह से किसानों के चेहरे खिल से गए हैं। बात चाहे धान की फसल की करें, बात चाहे ज्वार की फसल की करें, बाजरे की करें या फिर नरमा यानी कपास की फसल की करें, चारों पांचों फसलों के लिए ये बारिश रामबाण मानी जा रही है। एक तरह से इसको वरदान माना जा रहा है। देख पाएंगे तस्वीरों में किस तरह से जो बारिश की वजह से धान की फसल में पानी जो है अभी भी खड़ा देखा जा रहा है और पूरी तरह से जो है जो फसल है उस फसल में अगर पानी नहीं रुकेगा तो निश्चित तौर पर फसल मुरझा जाएगी। दूसरी तरफ अगर बात करें कपास की यानी नरमा की फसल की, उस पर भी सफ़ेद मक्खी का प्रकोप लगातार देखा जा सकता है। लेकिन अगर बारिश होती है, तेज़ बारिश होती है या फिर रुक रुक कर बारिश होती है, उससे सफ़ेद मक्खी का प्रकोप भी कहीं न कहीं कम होगा। ज़ाहिर तौर पर ये वो इलाका है दक्षिणी हरियाणा का अर्धमरुस्थलीय इलाका, जहाँ पर पानी की अक्सर किल्लत रहती है और किसान यानी भूमि पुत्र एक तरह से माना जा सकता है कि बारिश के पानी पर यानी राम भरोसे ही रहते हैं। ऐसे में अब इन दिनों जिस तरह से जो बारिश की दरकार है और बारिश आ भी रही है, उससे कहीं न कहीं किसानों के चेहरे यानी भूमि पुत्रों के चेहरे प्रफुल्लित देखे जा सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित अवस्थी के साथ रवि जांगड़ा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। चलिए अब नजर डालते हैं अब तक की हेडलाइंस पर। प्रस्तुत करता है हेम पुष्पा। इम्यूनिटी बढ़ाए, स्वस्थ बनाए, महिलाओं की नंबर 1 आयुर्वेदिक औषधि व टॉनिक। 24 घंटे में कोरोना के रिकॉर्ड तोड़ 70,000 के करीब केस, 970 से ज्यादा लोगों की मौत, 28 लाख के पार पहुंचा संक्रमित केस का आंकड़ा। एक्टिव केस 7 लाख से कम। हरियाणा में 50,000 के करीब पहुंचे संक्रमित केस, 84% से ज्यादा रिकवर। एक्टिव केस 7,300 के पार। फीस को लेकर निजी स्कूल और शिक्षा विभाग आमने सामने। हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देकर एनुअल फीस की मांग कर रहे हैं स्कूल। शिक्षा विभाग ने कहा ट्यूशन के अलावा दूसरी फीस नहीं ले सकते। दिल्ली एनसीआर में दूसरे दिन भी जारी है आफत की बारिश। जल भराव और जाम से लोगों को हो रही परेशानी। कई राज्यों में मौसम विभाग ने जारी किया है रेड अलर्ट। गुरुग्राम के इफ्को चौक के पास 10 फीट तक धंसी नेशनल हाईवे की सर्विस लेन, हादसे का शिकार होने से बचे राहगीर। एनएचएआई के अधिकारियों ने कराई बैरिकेडिंग। चलिए रुक करते हैं। इसी बीच चंडीगढ़ से बड़ी खबर सामने आ रही है। पूर्व आईपीएस अनिल राव ले रहे हैं सीएम विंडो की बैठक। बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। शिकायतों के समाधान को लेकर समीक्षा की जा रही है। सीएम विंडो के सुरक्षा सलाहकार हैं अनिल राव। रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उनको नियुक्त किया है यहाँ पर और फिलहाल बैठक ले रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं। सीएम विंडो के सुरक्षा सलाहकार, तो रिटायरमेंट के बाद सरकार ने उनको नियुक्त किया है और फिलहाल सीएम विंडो की जो बैठक है वो ले रहे हैं। पूर्व आईपीएस अनिल राव ले रहे हैं सीएम विंडो की बैठक। चंडीगढ़ से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। चलिए अब रुक करेंगे, कोरोना से जुड़ी बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। सिरसा में कोरोना के 36 नए केस सामने आए। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी कोरोना से जुड़ी। जिले में एक्टिव केसों की संख्या अगर हम बात करें लगातार बढ़ रही है, 397 पहुंची है। जिले में अब तक 9 मरीजों की मौत हो चुकी है और सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इस बात की पुष्टि की है। लगातार आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। देश, दुनिया, प्रदेश के साथ जिलों में भी कोरोना मरीजों की संख्या में तेजी से इजाफा।
तो सिरसा में कोरोना के 36 नए केस सामने आ रहे हैं और लगातार सिरसा में कोरोना का मरीजों का जो आंकड़ा है वो तेजी से बढ़ रहा है। हालांकि लोग ठीक होकर अपने घर भी लौट रहे हैं, डिस्चार्ज हो रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ आंकड़ों में इजाफा हो रहा है। स्थिति अभी भी सिरसा की कहा जा सकता है चिंताजनक है। कोरोना से जुड़ी ताजा अपडेट हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। तो सिविल सर्जन डॉक्टर सुरेंद्र नैन ने इस बात की पुष्टि भी की है। सिरसा में कोरोना के 36 नए केस मिले, तो 36 नए मामले सामने आए। इसी बीच बड़ी खबर आपको करनाल से बता दें, जहां कोरोना की चपेट में 50 साल का व्यक्ति था जिसकी मौत हो गई है। ये जानकारी सामने आ रही है, कोरोना से 50 साल के व्यक्ति की मौत हुई है। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा था। मोहिद्दीनपुर गांव में आज उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना नियमों के तहत अंतिम संस्कार किया जाएगा। कोरोना की चपेट में आने से 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। करनाल से इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं। तो कोरोना को मात नहीं दे पाया 50 साल का व्यक्ति, कोरोना से जूझ रहा था और कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज में इलाज भी चल रहा था। तो कोरोना से जंग हार गया है, 50 साल के व्यक्ति की मौत हो गई। कोरोना नियमों के तहत ही अब उसका अंतिम संस्कार किया जाएगा। बड़ी खबर हम आपको बता रहे इस वक्त करनाल से। वहीं जींद की मेन बाजार स्थित एक ज्वेलर्स की दुकान पर 2 युवतियां फिल्मी अंदाज में फर्जी इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर पहुंची। दुकानदार को ये कहकर कि इनकम टैक्स विभाग में आपके खिलाफ शिकायत है। दुकान में हिसाब किताब से जुड़े हुए कागजात मांगने पर दुकानदार ने कागज भी दिखा दिए। वहीं दोनों युवतियों ने दुकानदार पर 1,35,000 का जुर्माना और 13 लाख रुपए के गहने देने की बात कही, जिस पर दुकानदार ने आपत्ति जाहिर की है। जिसके बाद दोनों युवतियों और दुकानदार में तू-तू मैं हो गई, जिसके चलते आस पड़ोस के दुकानदार भी इकट्ठा हो गए। काफी हंगामा होने के बाद बात पुलिस तक पहुंच गई। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दोनों युवतियों को पुलिस थाने बुला लिया और जब दोनों युवतियों के पहचान पत्र देखे तो वो फर्जी निकले। फिलहाल पुलिस मामले की जांच भी कर रही है। इकट्ठा हो गया तो एक दोनों बोले कि हम जा रहे हैं, हमें जाने दो। फिर पब्लिक और जो बाजार के मौजूद आदमी थे वो बोले कि आप यहाँ बैठो, कोई ऐसी बात नहीं है। तो इतना कह के ये बात मुद्दा थाने में 1.5 से 2 लाख तक की आइटम थी सारी मेरी दुकान के अंदर जितने जो ये मांग रहे थे। जी हाँ, इन्होंने बोला कि आपकी शिकायत की गई है। मैंने कहा मैडम अब कहने को तो आदमी कुछ भी कह देता है, आप तफ्तीश कर लीजिए। तो फिर ये बोले कि हम तफ्तीश करेंगे। फिर बाद में इन्होंने लास्ट में वो सामान के ऊपर इनकी वो बात थी, तो फिर मैंने कहा कि मैडम रुको, हम अभी पुलिस को बुलाते हैं। उसी टाइम फिर ये मामला थाने में। ये रवि कुमार ने दरख्वास्त दी है ज्वेलर्स ने जी, और उन्होंने दरख्वास्त प्राप्त कर ली है जी। हम जांच कर रहे हैं उसकी, जो भी जांच सामने आएगी। चलिए अब आपको ठग गिरोह की 2 तस्वीरों से रूबरू कराते हैं। पहली तस्वीर हम आपको जींद की दिखाएंगे, जहां पर नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर ज्वेलर से लाखों रुपए ऐंठ लिए गए। जबकि दूसरी तस्वीर आप देख सकते हैं, रोहतक की तस्वीर है। यहां 2 ऐसी महिलाओं को गिरफ्तार किया गया है जो नकली एसीबी की ऑफिसर बनकर लोगों के घरों पर छापा मारती थी और लोगों से लाखों रुपए लेकर चली जाती थी। फिलहाल दोनों की अगर हम बात करें, दोनों महिलाओं की शिकायत पुलिस को दी गई और पुलिस ने ठग गिरोह पर शिकंजा कस लिया है। 2 तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं। तो नकली अधिकारियों से आप भी सावधान हो जाइए। रोहतक में एसीबी की टीम बनकर लोगों से लूट की घटना को अंजाम देने की कोशिश यहां पर की गई और साथ ही पुलिस को जैसे इस बात की सूचना मिली, जानकारी हुई, तो इन ठग गिरोह पर शिकंजा कसा गया है। तो 2 तस्वीरें जींद और रोहतक की हम आपको दिखा रहे हैं। नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर पहली तस्वीर में आप देखिए यहां पर कोशिश की गई कि लोगों को बेवकूफ बनाया जाए, उनसे पैसे ठगे जाए। दूसरी तस्वीर आप रोहतक की देख रहे हैं। एसीबी की टीम बनकर यहां पर पहुंचे, जांच के नाम पर लोगों से पैसे ऐंठने का काम कर रहे थे, जिसके बाद पुलिस को इसकी सूचना दी गई। पुलिस ने जब इन लोगों के पहचान पत्र देखे और जांच की तो वो नकली पाए गए। तो नकली इनकम टैक्स ऑफिसर बनकर लोगों को बहला फुसलाकर उनसे पैसे लूटे जा रहे थे। सोनीपत के खरखौदा में चलती कार में आग लग गई है। आपको बता दें कि कार चालक ने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचा ली, लेकिन सड़क के बीचों बीच कार धू-धूकर जलने लगी। जब तक गाड़ी में लगी आग को बुझाया जाता, तब तक गाड़ी पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। तो बीच सड़क पर धू-धूकर ये गाड़ी चली और उसी दौरान की तस्वीरें आप देखिए कि कोशिश की जा रही थी कि आग पर काबू पाया जाए। फायर ब्रिगेड को उसकी सूचना दी गई।
बात करेंगे आज पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती है। इस मौके पर कांग्रेस पार्टी के तमाम विधायक, नेता, कार्यकर्ता उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनकी प्रतिमा के पास पहुंचे। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी राजीव गांधी की प्रतिमा पर पुष्प अर्पित कर उन्हें श्रद्धांजलि दी है। कांग्रेस पार्टी के विधायक शमशेर सिंह गोगी ने भी बताया कि वो कांग्रेस पार्टी के आदर्श थे। वो भारत के लिए प्रधानमंत्री रहते कई ऐसी योजनाएं लेकर आए जिनसे भारत को आगे बढ़ने में काफी मदद मिली है। तो पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की 75वीं जयंती है। इस मौके पर उन्हें श्रद्धासुमन अर्पित किए जा रहे हैं। तमाम कांग्रेस के नेता, विधायक सभी ने उनको श्रद्धांजलि अर्पित की है। पूर्व स्पीकर कुलदीप शर्मा ने भी श्रद्धांजलि दी। प्रतिमा पर पुष्प अर्पित करके ये श्रद्धांजलि दी गई। तो उन्होंने कहा कि वो प्रधानमंत्री रहते हुए भी कई योजनाओं को लेकर आए थे जिससे लोगों को उसका सीधा फायदा मिला था। तो आज उनकी जयंती है। इस मौके पर उनको याद किया गया, श्रद्धा सुमन अर्पित किए गए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे फटाफट खबरें।